यस, हेलो। देखो, कल हम लोगों ने बेटा चौथा इंडिकेटर डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्टार्ट किया था। यहाँ देखो ध्यान से, कल मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश रूल में हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। क्या अच्छी नहीं थी? डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब किसी भी देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वहाँ के बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब चीज़ों से पता चलता है। अब ध्यान से सुनते जाना जो बोल रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को बताया इंडिया में पहली बार हमारा जो सेंसस हुआ, बेटा ध्यान देना इधर, इंडिया में पहली बार जो हमारा सेंसस हुआ वो कब हुआ? 1881 में। शुरू हुआ था 1872 में, ख़त्म हुआ 81। जब हमारा सेंसस हुआ, जनगणना, तो उसमें हमें पता चला कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, लोगों की हालत क्या है, क्या नहीं है। और उसके बाद हमने पॉलिसी बना ली कि हर 10 साल में हमें एक बार क्या करना है? सेंसस। 81 में हमारा पहला सेंसस हुआ और उसके बाद अभी इंडिया अपने 15 सेंसस कंप्लीट कर चुका है। कितने सेंसस? 15। कब? 2011 में। अगला सेंसस होना था 2021 में, पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो वो सेंसस इस साल होगा और हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। खैर, अभी हम लोगों को इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के गए तो उस समय हमारी हालत कैसी थी। सुनना बराबर से। हमारी बर्थ रेट, डेथ रेट सब खराब थी। ठीक है, आज देखा जाए तो हमारी उस समय जो बर्थ रेट थी वो बहुत ही हाई थी। हमारी जो डेथ रेट थी वो भी बहुत हाई थी। कितनी हाई थी? हमारी बर्थ रेट उस समय 40 के आसपास थी, 40 पर 1000। हमारी डेथ रेट उस समय थी कितनी? 47 है शायद। पर 1000। कल मैंने आपको बताया था बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारी पॉपुलेशन 1000 है तो अगले साल वहाँ पर कितने लोगों की ग्रोथ होगी। अब जैसे 1000 के मुकाबले वहाँ पे 40 लोग और आ गए, अब पैदा हो गए, मतलब ठीक है, आ गए से मतलब वो माइग्रेट नहीं, वहाँ पे 40 लोग नए आए, तो इसका मतलब 1000 पे 40 हमारी बर्थ रेट हो गई। अब बर्थ रेट आप पर 100 भी नाप सकते हो, पर 1000 भी, पर लाख भी। सही इंडिकेटर पर 1000 होता तो 1000 पे नापते हैं। तो हर 1000 पे हमारी बर्थ रेट कितनी थी? 40, जो हमने कंट्रोल करी और आज वो कितनी है? 20। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कंट्रोल तो आज भी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मॉडरेट है। डेथ रेट हमारी 42 थी, इसको हमने कंट्रोल करके 6.744, मतलब हर 1000 में से 42 लोग मर जाते थे। जैसे इस एरिया में 1000 है, अगले साल आऊँगा तो 42 कम हो जाएंगे किसी ना किसी बीमारी से, इसे बोलते डेथ रेट। उस समय हमारा डेथ रेट कितना था? 42, और आज कम होकर कितना हो गया? 6.4। ठीक है, ये एवरेज होता है बेटा, ऐसा हो 6 मरे और एक आधा मरा, एवरेज होता है। सुनो मेरी बात, अगर किसी एरिया में, सुनो, अगर किसी एरिया में 640 लोग मरे, उस एरिया में 1 लाख लोग रहते थे, तो डिवाइड करूंगा जब मैं 1 लाख से, तो आंसर मेरा 6.4 आएगा। तो मरे तो पूरे 640 से, 600 मरे और 40 आधे मरे, ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन जब मैंने एवरेज निकाला तो वो कितना आया? 6.4। चलो आगे देखो, इससे भी बुरी हालत हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। पैदा होने के बाद
0 से लेकर 1 ईयर तक बच्चा जब मर जाता है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की रेट। उस समय हमारी हुआ करती थी 218, बहुत हाई थी, बहुत हाई, पर 1000। हर 1000 में से 218 बच्चे मर जाया करते थे, जिसे आज हमने कंट्रोल करके 36 के आसपास है, किसी किसी किताब में 34 भी है। ये डेटा है 2016 का, लास्ट अपडेटेड। अब जो एकदम एग्जैक्ट आएगा वो तो 22 में आएगा, जब हमारा क्या होगा, सेंसस। सेंसस तुम्हारा सेशन जब तक चलेगा तब तक हो जाएगा। एड्स पर गवर्नमेंट एस्टीमेट दिसंबर तक सारा डेटा आ जाएगा। तो हम जब इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो एक्चुअल डेटा के साथ करेंगे, तो उस समय हम कंपेयर करेंगे कि अब 2022 में हमारी स्थिति कैसी है। ये 16 का है। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो कितना हाई है, 218। 1000 में से 218 तो मर जाते थे। ये इतनी ख़राब हालत थी कि मतलब बच्चे मरना, मतलब अभी यहाँ जेके लोन हॉस्पिटल है कोटा में, यहाँ बीच में एक ट्रेजेडी हुई थी, 6 बच्चों की मौत हो गई थी उससे, जेके लोन हॉस्पिटल। अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद आए यहाँ, शांति धारीवाल, और पूरा मेला लग गया यहाँ, और हाथों हाथ 6 से 7 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया यहाँ से, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ऐसी चीज़ होती है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और कहीं भी हो, मेरा ये मानना है कि एक लड़की के लिए सबसे ख़तरनाक जो फेज़ होता है वो प्रेगनेंसी होता है। उस समय पे वो फीमेल जो बियर करती है और जो चीज़ों को वो झेलती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 9 महीने बच्चे को रख कर अब वो बच्चा पैदा हुआ और किसी अस्पताल ना मिलने की वजह से या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से वो हाथों हाथ मर गया। तो क्या नुकसान हुआ, बच्चा मरा, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। 9 महीने तक जिस माँ ने वो पेन उठाया वो कितनी बड़ी बात है। रेशो देखो, रेशो कितना खतरनाक था। 218 1000 में से परसेंटेज में बोलूँ तो 22% बच्चा तो ऐसे ही मर जाता था। इसीलिए कल मैंने आपको बताया कि उस समय हमारा जो साल था 1921 का, उसे बोला था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड, हमारी बर्थ रेट हाई थी, पैदा हो रहे थे, डेथ रेट भी हाई थी, मर भी रहे थे। तो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, जीडीपी में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। ठीक है, आज ये 36 भी मुझे तो ज़्यादा लगता है। एक मासूम बच्चे की भी क्यों जान जाए। चाइना में ये 2 है, सिर्फ 2, और चाइना हमसे पॉपुलेशन में आगे है। उसकी पॉपुलेशन नंबर 1 है, हम नंबर 2 है। रोज़ बोलता हूँ, बार बार चाइना से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि किसी और देश से अगर हम कंपेयर करें ना तो फिर ये लोग बोल देते हैं कि भैया उसकी तो पॉपुलेशन कम है, हमारी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब हम हर चीज़ का ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ही एक रीज़न होता तो फिर चाइना भी, अब इसमें देखो तुम, 36 से उन लोगों ने 2 पे लिया है और उनका ये कहना है कि हम इसको 2 से भी और कम करेंगे। बट यहाँ पे जो हमने अचीव किया है वो भी मार्वलस है। 218 से हम कहाँ तक लिया है इसे, 36 का। ठीक है, जैसे कभी कोई ये बोलता है कि जैसे पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि भाई चुनाव की रैली वैली होती है, 60 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, अब जो होगा हम करेंगे। ठीक है, बीजेपी के कुछ लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, तो हमें लगता है कि भैया ये जो हुआ है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये बोलना बहुत गलत है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये सामने डेटा, ठीक है, नहीं कैसे हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने बहुत खर्च किया। ठीक है, ये तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोगों ने खर्च किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम लोगों को अपने जीडीपी का 4% एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, 6%, तब जाके इंडिया एक नॉलेज इकनॉमी बन जाएगा। हम 6% की जगह हर साल सिर्फ 3% या 4% ही, 2% ही खर्च करते हैं, 4 भी नहीं करते। जिस दिन हम अपने जीडीपी का 6% सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करने लग गए तो इंडिया विल बिकम अ नॉलेज इकनॉमी एज पर वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट। ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। अच्छा, अब और एक और इंडिकेटर की बात करें जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस समय जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 32 ईयर्स, बस आज वो हो गई 68। तो यहाँ भी हमने ग्रो किया। मतलब सरल भाषा में बोलूँ तो जो चीज़ लो होनी चाहिए थी वो हाई थी, और ये हाई होनी चाहिए थी तो ये लो थी।
सोचो तुम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। मतलब हमारे जिंदा रहने की संभावना कितनी थी? 32 साल। 32 साल में तो हम चल देंगे, ठीक है। आज 32 साल में तो हम ये सोचते हैं शादी करके घर बसा ले। आज कोई बंदा या बंदी अगर 32 साल का होता है तो उसको ये बोला जाता है भाई अब तो तू 32 हो गया है, अब शादी वादी कर ले, अब घर वर बसा लो। उस समय अगर इस समय शादी करेंगे तो निकल ही लेंगे अब तो 1 आध साल में, तो ठीक है। इसलिए उस समय शादी भी जल्दी हुआ करती थी, ये भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। 18 साल 20 साल में तो ठीक है, क्योंकि 32 में तो निकल ही लेंगे अपन। तो ये हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस समय बहुत लो था। आज वो भी 32 से कितना हो गया? 68। ये हमारे हेल्थ के इंडिकेटर है। तो ओवरऑल अगर मैं अब इसको कंक्लूड करूं तो हमारी इकोनॉमी इनके आने के पहले एक वाइब्रेंट इकोनॉमी हुआ करती थी और इनके जाने के बाद एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई। वाइब्रेंट मतलब हर फील्ड में हम आगे थे और 150 साल इनके रूल करने के बाद हम हर फील्ड में ही पीछे हो गए। मैंने आपको इससे पहले की क्लास में एग्रीकल्चर बताया, इंडस्ट्री बताया, फॉरेन ट्रेड बताया, और आज मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ना हम एग्रीकल्चर में अच्छे रहे, ना इंडस्ट्री में, ना फॉरेन ट्रेड में, ना हमारे पर्सनल इंडिकेटर्स में। डेथ रेट हमारी हाई, बर्थ रेट हमारी हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी लो, लिटरेसी रेशो हमारा वर्स्ट से वर्स्ट था, ठीक है। हमारा लिटरेसी रेशो भी कितना था? कल बात हुई थी, मात्र 16%। भारत में 16% लोग ही लिटरेट थे। लिटरेट मतलब जो पढ़ना लिखना जानते थे। उसमें अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो तो 7 ही था और वर्स्ट था। ओवरऑल लिटरेसी रेशो 16 था मेल फीमेल का मिलाकर, लेकिन अगर मैं सिर्फ फीमेल का निकालूं तो वो तो और वर्स्ट था। कितना था? सिर्फ 7%, ठीक है। आज अभी मैं वहाँ पे वो कल परसों मुर्चा के साथ बैठा हुआ था हम लोग ऐसे ही, तो तुम्हारा मॉड्यूल सामने पड़ा हुआ था, तो वो उसमें जो मैंने फ़ोटो वोटो लगा रखे थे, तो मैं कल मुर्चा को यही बोला था यार ये 99, 99, 99, 100 सारे मार्क्स लड़कियों के हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम वहाँ तक भी पहुँचे, ठीक है, कि जहाँ मैं एक लैड लगा रहा हूँ रिज़ल्ट की, जहाँ 99, 99 ऑल इंडिया रैंक, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, ठीक है। हमारे छोरे किसी छोरियों से कम हर चीज़ में कम हो रहे हैं, ठीक है। तो और वहाँ उस समय हालत ये थी। तो ये सब हम लोगों ने किस तरीके से अचीव किया, वुमेन एम्पावरमेंट में हमने बहुत जोर दिया। ये सब अगले चैप्टर में आएगा कि किस तरीके से 47 में हम कहाँ थे और उसके बाद हम लोग अगले 75 सालों में किस तरीके से हमने ग्रो किया, ठीक है। बहुत कम है ये। और मैंने कल भी बोला था, वापस बोलूँगा, 16% तो सिर्फ लिटरेसी रेशो था, वो पढ़ना लिखना जानते थे। कोई इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे वो। 16% में अगर मैं ये निकालूंगा कि कितने डॉक्टर थे, कितने इंजीनियर थे, कितने लॉयर्स थे, एडवोकेट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो तो फिर बहुत रेशो कम हो जाएगा। 16% तो वो थे जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है हिंदी में पढ़ सकता हूँ, ये इंग्लिश लिखी हुई है मैं पढ़ सकता हूँ। कोई बहुत विद्वान लोग नहीं थे वो 16% भी। उसमें से विद्वान का रेशो निकालूंगा तो वो और कम हो जाएगा। तो ये बहुत गंदा हमारा रेशो था और इसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। तो ये हाँ, अभी ऑलरेडी एवरेज हमारा 74 है और स्टेट वाइज अलग अलग है। कल बोला था ना मैंने तुम्हें, स्टेट वाइज केरला का सबसे हाई 96% के अराउंड है, 94 या 96। केरला में लिटरेसी रेशो क्यों हाई है? क्योंकि एक जगह पे मैं किसी आर्टिकल में पढ़ा था मैंने कि वहाँ पे लिटरेसी रेशो इसलिए हाई है कि उन लोगों ने एजुकेशन को कभी सेकेंडरी समझा ही नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में। उनके लिए ये है कि भाई खाना पीना सोना जिस तरीके से ज़रूरी है, ऐसे पढ़ाना भी ज़रूरी ही है। उनका ये मानना है कि जैसे अभी मान लो मेरी जॉब चली गई, ठीक है, तो मेरी जॉब चली गई तो मैं 2 वक्त का खाना तो खाऊंगा ना, कैसे भी करके उधार मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, भीख भी मांग लूँगा, भूखा थोड़ी सोऊंगा, कुछ भी कर लूँगा, मैं 2 वक्त का खाना तो खाऊंगा, ये मेरे लिए मिनिमम है। तो उन्होंने एजुकेशन को भी उस कैटेगरी में डाल दिया है कि वो जॉब चली गई, बेरोज़गार हो गया, कुछ भी हो गया, पढ़ाना तो है ही भाई, पढ़ाएंगे कैसे नहीं, पढ़ाना तो है ही, कैसे भी पढ़ाएंगे। सरकारी में भेज दो, इधर भेज दो, प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा है उसके पैर पकड़ लो, पढ़ा लो इसको, ट्रस्ट चलते हैं वहाँ पे, उधर से पैसे मांग लो, ये कर लो, पढ़ाना तो है ही। उन्होंने इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया बस, और फिर ये अचीव हो गया। यही होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स थे, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेशो। ये सब ब्रिटिश के रूल के समय खराब थे,
पढ़ो एक बार, कहाँ मरा। हाँ, यहाँ से मैंने आप लोगों को कल रीड करवा दिया था, एक बार फिर कर लेते बैकग्राउंड। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड ऑन 1880। पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में, ठीक है। और 1921 में हम किस में थे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में। किस में थे? क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में? बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी। बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होने की वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई और हम चले गए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पे से। सेकेंड पॉइंट, पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है वो हमें बताता है कि पॉपुलेशन की साइज कितनी है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये वो। तो पहला सेंसस हमारा कब स्टार्ट हुआ? 1872 में। और कंप्लीट कब हुआ? उसके बाद हम कितने सेंसस कर चुके हैं? 15। 81 के बाद हर 10-10 साल में होता है। तो 91, फिर 1901, फिर 1911, फिर 21, फिर ऐसे करते 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 2001 आया, फिर 2011। 15 सेंसस कंप्लीट हुए। 16वां सेंसस 2021 में, 22 में कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई। बर्थ रेट वॉज नियरली 48। सर आपने तो 40 बोला, 48 तो 21 में था। जब अंग्रेज छोड़ के गए 41 में, तो कितना हो गया था वो? 40। तो 48 से कम हो गया था थोड़ा, 40। और डेथ रेट भी 42 थी, ठीक है उस समय, जो कम होकर कितनी हो गई थी? 27, ठीक है। और बाद में फिर हमने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया। और आज की तारीख में देखें तो हमारी बर्थ रेट अब 20 है और डेथ रेट 6.4 है एवरेज। क्या हो रहा है इसको यार? आगे, लिटरेसी रेशो। एजुकेशन वॉज नॉट गिवन मच अटेंशन, ठीक है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल कुड गेट एजुकेशन एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन इलिटरेट, ठीक है। द एवरेज लिटरेसी रेशो वॉज लेस देन, अच्छा 16 भी नहीं था, लेस देन था। एवरेज 16 ले लो तुम, और उसमें भी फीमेल का तो 7 था। हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर थी, ठीक है। द लेवल ऑफ, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी में तो तुम ऐसे ही लिख देना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती तो डेथ रेट हाई होती क्या? हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना गंदा होता कि 218 बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे। मतलब हॉस्पिटल होते तो ऐसा होता? अरे हॉस्पिटल छोड़ो, छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल देते। अगर डिस्पेंसरीज भी होती ना छोटी मोटी, जहाँ पे कम से कम एक मिनिमम इलाज जो होता है वो मिल जाता, तो भी डेथ रेट वगैरह इतनी हाई। एक सर्वे ये बताता है कि उस समय जितनी हॉस्पिटल थे ना उस समय, ठीक है, सॉरी उस समय जितनी डिस्पेंसरीज थी उतने तो आज हॉस्पिटल है। डिस्पेंसरीज कितनी है उसकी तो गिनती बाद में करेंगे। उस समय जितने हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज थी उतने तो हमने अभी क्या खोल दिए? तो सोच लो डिस्पेंसरीज भी कितनी कम होगी कि उतने तो आज हमने हॉस्पिटल ही खोल दिए, ठीक है। पुअर हेल्थ, द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी वॉज वेरी पुअर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। छोड़ो इसको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000। और जो आज कम होकर कितना हो गया? 37। ये हो गया। फिर अगला लिखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक बंदा कितने साल तक जिएगा उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो कितनी थी? 32 ईयर्स एज कंपेयर टू 68 है। आज हमारा 68 है, उस समय 30। These all reflect lack of healthcare facility, lack of awareness. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was a widespread poverty in our economy. ये सब चीज़ें बताता है कि हेल्थ सेक्टर पे, लिटरेसी पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, किसी भी चीज़ पे हमने उस समय के रूलर्स ने ध्यान नहीं दिया। और लास्ट में जो लाइन मैंने बोली है ज़रूर लिखना, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ बैकवर्ड इकोनॉमी। इनके आने से पहले जितना हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, जितना हम वाइब्रेंट हुआ करते थे, हर फील्ड में आगे हुआ करते थे, सेल्फ रिलायंट हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, उतना इनके जाने के बाद हम बैकवर्ड हो गए, ठीक है। और वापस फिर हम लोग उस पाथ के ऊपर अब चल रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव भी करेंगे जो गोल्स हमने रखे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को करना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में।
6-7 बातें लिखोगे आप। पहले सेंसस के बारे में लिखोगे, फिर बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेशियो। ठीक है, इंडियन इको में मेन याद ही करना है, समझो। ये बार बार जो मैं पुराना रिवाइज कराता रहता हूँ ना, किसी पर्पस से करा रहा होगा, मेन याद ही कराना है मेरा मकसद आपको। सब सुनोगे, पढ़ोगे, सब अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में, सब कुछ, लेकिन उस समय याद होना चाहिए हमें जो लिखना है हमें। ठीक है, 10 चैप्टर है, ये अभी पहला है। ठीक है, और इसके 10 के 10 चैप्टर लर्निंग है। एक चैप्टर भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल आए, सॉल्व करना हो, कुछ कंसेप्ट हो। अपन ने मनी पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, टेक्निकल चीज़ें आई, अभी उसमें नेशनल इनकम पढ़ेंगे अपन मैक्रो में, सब टेक्निकल आएगा। यहाँ कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ऑन एन एवरेज पूरे 10 के 10 चैप्टर में लर्न पे ही ध्यान देना है हमें, तो सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब 5वें फैक्टर पे बात करते हैं। पहला हो गया हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया इंडस्ट्री, तीसरा हो गया फॉरेन ट्रेड, चौथा हो गया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या हो गया? हो गया 4। अब आज 5वें इंडिकेटर पे बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। किसकी बात करेंगे? सुनो, मेरी तरफ देखो, छोटा सा टॉपिक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी देश के ऑक्यूपेशन 3 तरह के होते हैं। उनकी पॉपुलेशन 3 जगह पे इन्वॉल्व होंगी, आइदर इन प्राइमरी सेक्टर और इन सेकेंडरी और इन टर्शरी। 3 ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। क्या आता है? अब ये जब रूल कर रहे थे उस समय हमारी, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, इधर जल्दी आ। बच्चे नहीं हो तुम लोग, रोज़ डांटो, क्या करते रहते हो ये, हर एक बात पे कमेंट करते हो आपस में, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में आती हैं एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। ब्रिटिश रूल्स के टाइम पे हमारा 70 to 75% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। देखो, 75% लोगों का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना एक बात है, और 75% जीडीपी से आना एक बात है। हमारे यहाँ क्या हो रहा था, 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, बट वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। ये प्रॉब्लम हमारे साथ आज भी है। आज हमारी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, 75 तो नहीं है, कितनी है? 60। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम किसी से पूछोगे ना तो 60% लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। अब ज़रूरी नहीं है वो फार्मर ही हो, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं हो फार्मर ही हो। मैंने क्या बोला? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी तरीके से किस में इंगेज होंगे? एग्रीकल्चर में। लेकिन अब एक कमाल की बात सुनो, एग्रीकल्चर से जो हमारा जीडीपी में शेयर आता है वो मात्र 17% है, 16%, 16 से 17। मतलब अगर हमारे देश में 100 रुपये का माल बनता है ना, हमारा जीडीपी 100 रुपये है, तो 100 में से एग्रीकल्चर से कितना आता है? 17 रुपये। वो 17 रुपये कमाने के लिए हमारी 60% आबादी उसमें लगी हुई है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना बुरी बात नहीं है, वहाँ इन्वॉल्व होकर भी कुछ ना निकाल पाना बुरी बात है। आज अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं अगर दिन भर में 10 घंटे पढ़ाता हूँ तो 10 घंटे में से मैं 70%, 7 घंटे सिर्फ 12th पढ़ाने में दे देता हूँ, तो वो बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि वो 7 घंटे 12th पढ़ाने के बाद जो 12th से रिजल्ट आता है या 12th से जो रेवेन्यू आता है वो मेरे टोटल रेवेन्यू का 20% भी नहीं है, तो तुम बोलोगे सब बेवकूफ़ हो आप दूसरा बैच पढ़ाओ या छोड़ो पढ़ाना, कोई दूसरी फील्ड में जाओ। 8-8 घंटे एक जगह पे दे भी रहे हो और आउटपुट कुछ निकल के नहीं आ रहा। हमारे साथ सबसे बड़ी दुविधा यही थी। 70-75% हमारी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में थी और निकल के कुछ आ नहीं रहा था। अब यहाँ अंग्रेज़ों की गलती कुछ भी नहीं थी, यहाँ इस पॉइंट में अपन उनको कुछ भी ब्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था कि जल्दी जल्दी हमारी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाई होना पड़ता। यहाँ देख, सीधा बैठ, क्या होना पड़ता? डाइवर्सिफाई, जो हमने अब किया। अब हम लोग ऐसे नहीं है, अब हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे एग्रीकल्चर से निकलकर, पहले याद है क्या धारणा थी? आज मैं किसान हूँ,
मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को मैं वापस खेत पे ले आऊँगा, वो भी किसान बनेंगे। एक इमोशन भी जुड़ा हुआ होता था किसानों का, क्या कि भाई मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं लोगों का पेट भरता हूँ। ये सब चीज़ें पढ़ने में सुनने में अच्छी लगती है, इमोशनली अच्छी लगती है, बट कई बार लाइफ में प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। अब मैं तो ये सोचता हूँ, ये मेरा इतना सा खेत है, मैं इस पर खेती कर रहा हूँ, अब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों को इस पर क्यों ला रहा हूँ? आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता, खेत तो उतना सही है। समझ रहे हो मेरी बात को? खेत तो उतना सही है, अब वो तीनों यहाँ आ भी जाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा कैसे? बढ़ ही नहीं सकता। उस पर जितनी खेती हो सकती है उतनी होगी, जितना अनाज उससे निकल सकता है उतना ही निकलेगा। या तो आप अपने फार्म को बढ़ाओ, फार्म बढ़ता नहीं था, फार्म उतना सही है आपके पास, और आपने तीनों बच्चों को उधर डाल दिया। ये चीज़ दुकानों में फिर भी वो रहती है कि आज मेरी दुकान है और मैंने उस पर दोनों लड़कों को बिठा दिया तो वो कुछ ना कुछ नया कर लेंगे, एक नई लाइन शुरू कर देंगे। पहले मैं एक ही आइटम बेचता था, मेरा ध्यान इतना ही रहता था, तो वो तीन आइटम और जोड़ लेंगे। दुकान में ऐसा हो सकता है, फार्म में कैसे होगा? वो फार्म तो उतना ही है। तो वहाँ उन्हें क्या करना था? मैं गया, एक लड़का एग्रीकल्चर में आ गया, 2 को डाइवर्सिफाई करके एक को सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेज दो, एक को सर्विस में भेज दो। ये उस समय होता नहीं था, ये प्रॉब्लम थी, और इसलिए हम लोग बैकवर्ड ही रह गए। और आज आप दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लो, अगर वो डेवलप्ड है तो वो प्राइमरी सेक्टर पे तो डिपेंड नहीं होगा। ये कड़वा सच है। इसीलिए हम आज भी डेवलपिंग हैं, और उस समय तो अंडर डेवलप थे। क्या थे? तीसरी दुनिया थे। अब आए हम दूसरी दुनिया पे, डेवलपिंग, और अब हम पहुंचेंगे पहली दुनिया पे, डेवलप। लेकिन उसके लिए हमें एग्रीकल्चर से तो अपनी पॉपुलेशन को जल्दी जल्दी निकालना, क्योंकि 75% लोग मिलकर 20% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है। अभी क्या बोला मैंने? 10 घंटे में से अगर मैं 7 घंटा सिर्फ 12th पढ़ाने में दूं, और वो 7 घंटा पढ़ाने के बाद कोई ना तो रिजल्ट आ रहा है ना रेवेन्यू आ रहा है, भाड़ में जाओ। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, एज सिंपल एज दैट। किसी और फील्ड में जाओ, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो हम लोग तो सीए थे भी नहीं, मतलब जब सीए बने भी नहीं थे, तो मैं तो ऐसे घर पे पढ़ाता था 2-4 बच्चों को। उसमें से एक तो मेरा भाई था, ठीक है, 3 बच्चे भी वही लेके आया था कि मेरा भाई अच्छा पढ़ाता है तो आ जाओ। 3 आ गए, 4 आ गए, अच्छा पढ़े, मार्क्स भी अच्छे आ गए, उनको समझ में भी आ गया। तो मुझे लगा ये बढ़िया है, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब जब सीए बने तो फिर इसी फील्ड को कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, मतलब अगर उस समय ऐसा रहता कि नहीं हो पाता, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था, सुन नहीं रहा या आ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, तो पागल की तरह यहाँ थोड़ी बैठे रहते। ठीक है, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट 50 और ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इन पे भी लागू होता है कि जब 75% लोग एक ही जगह पे भरे पड़े हैं, वहाँ से कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो वहाँ से निकलो। ठीक है, ये देखो, ये हालत थी हमारी। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखो, 75% पॉपुलेशन कहाँ थी? प्राइमरी। 10% कहाँ थी? और 20-15% कहाँ थी? टर्शियरी सेक्टर में। ये उस समय, आज नहीं है, ये आज ये चेंज हो चुका है। तो इसको अगर अपन ब्रीफ करें तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में मैं 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा तुम्हें। जैसे उधर 6 पढ़ाए, इधर 3 पढ़ाऊंगा। पहला, डोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर। हम ज़्यादा किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। उसके 2 कारण थे। पहला कारण, एग्रीकल्चर से हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरा कारण, इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है कि इन्होंने जिस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ से भी लेबर निकल कर वापस कहाँ आ गई? ये बात पहले भी हुई थी कि जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ से फिर जो लेबर निकल कर आई वो सारी किधर आ गई? वापस से। उनके पास को ऑप्शन नहीं था, इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो इंडस्ट्री वापस कहाँ आ गए वो लोग? एग्रीकल्चर में। शुभी, मुझे बता, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय करी थी ब्रिटिश रूल में? कैसे? वेरी गुड। और कुछ? और इंपोर्टर कैसे बने हम फिनिश गुड के? कि अगर हमें कोई भी फिनिश गुड चाहिए हो इंडिया में, तो पहले तो रॉ मटेरियल इंडिया में था ही नहीं, तो फिनिश गुड बनता ही नहीं था, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन चला जाता था। और जितना रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत बनता भी था, उससे जो फिनिश गुड बनता था, वो फिनिश गुड बहुत महंगा मिलता था। तो इसलिए उस पर, और महंगा ना भी मिलता, पहली बात तो महंगा मिलता था, महंगा ना भी मिलता तो वो कितना दे पाते? अगर रॉ मटेरियल चला जाएगा तो फिनिश गुड कितना बनाओगे आप? इतना सारा रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन चला गया, अब जो बचा उससे जो फिनिश गुड बना,
वो आपने खरीद लिया इंडिया से। अब इंडिया की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत, तो फिर डिमांड पूरी करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और इंपोर्ट भी हम कहाँ से करते थे? ब्रिटेन से, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट भी दूसरे देशों से करें तो वहाँ पर टैक्स, और ब्रिटेन से करें तो टैक्स नहीं, इंपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं, तो इसलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, समझ गए? ये इन लोगों ने करा और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, तो फिर सारी लेबर वापस कहाँ गई? एग्रीकल्चर। तो पहला पॉइंट, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। द अबव टेबल क्लियरली शो दैट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी आर द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा सबसे मेजर सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। पहला तो प्री डोमिनेंस। सेकेंड पॉइंट, अनबैलेंस ग्रोथ। हमारे एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ थी वो बैलेंस, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर से ये लोग शिफ्ट होकर इधर आए, ठीक है, तो आपको इधर मैंने रूरल, इसमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, नहीं वो रीजनल वेरिएंस वाले में है, कि हमारे वर्कर्स जब एग्रीकल्चर में आ रहे थे तो उससे जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उतनी भी नहीं हो पा रही थी। जब किसी फील्ड में ज़्यादा लोग आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अब माल भी ज़्यादा बनेगा। जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे एलन और रेजोनेंस ने कोटा को साइंस की कोचिंग का हब बनाया, तो हब बनते बनते कैसा बन गया कि अब यहाँ 3 लाख बच्चा हर बार साइंस मैथ्स पढ़ने आता है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देता है, मेडिकल का एग्ज़ाम देता है। और उससे क्या हुआ तुम देखो कि कोचिंगें भी उतनी मिलने लग गई। एलन और रेजोनेंस, या एलन को अभी साइड में हटा ले, तो दूसरी जो छोटी छोटी साइंस की कोचिंग है ना, वो भी 3-3, 5-5 हज़ार बच्चा पढ़ा लेती है, जिनका तो कहीं नाम भी नहीं है टॉप 10 में या टॉप 20 में। कॉमर्स में अगर कोई 3,000 बच्चा पढ़ाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोला अगर इस हॉल में 100 बच्चे बैठे हुए हो ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार 100 बच्चे पढ़ा लिए। उनके लिए साधारण बात है, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चा तो हर कोचिंग लेके बैठी है। ये इंडस्ट्री को बूम कैसे मिला? इनकी वजह से। ये आए, उछाला, बच्चे पे बच्चा आता गया और ये सेक्टर हमारा बहुत ग्रो होता चला गया। आज अब कहीं पे भी जाओ तो फिर कोटा को किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी, ठीक है, शिक्षा नगरी, ये नाम मिला हमें। तो जैसे जैसे लेबर आएगी किसी चीज़ में, लोग आएंगे, तो उसमें ग्रोथ होगी ना। यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं, अनबैलेंस ग्रोथ थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई, सारे के सारे लेबर एग्रीकल्चर में आ गए। एग्रीकल्चर में आने के बाद सोचा यहाँ बूम मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज. The backward character of the economy during British rule is very much evident from the unbalanced occupational structure. Unlike a growing economy where the percentage of worker in agriculture is low and industry and services is high, the reverse happened in case of India. आप किसी भी देश में देख लो, वहाँ पर एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन कम इन्वॉल्व होगी और इंडस्ट्री में और सर्विस में ज़्यादा होगी। और इंडिया में उल्टा हो रहा था, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ इंगेज थी? एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्री और सर्विस में कम थी, तो हमारी ग्रोथ हो ही नहीं पाई। मैं फिर अपनी उस बात को रिपीट करूंगा, 75% पॉपुलेशन, मेजर हिस्सा तो इधर चला गया, और इधर से आने वाला कंट्रीब्यूशन 20% भी नहीं था। अब बची सिर्फ 25%, वो दूसरी जगह जाती थी। वहाँ वो कितनी भी मेहनत कर ले, वहाँ से रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ इतना सा सेक्टर जा रहा है। यहाँ इतना बड़ा सेक्टर तो यहाँ पड़ा है। करना क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, जो चाइना ने किया। सिंपल काम क्या? एग्रीकल्चर से निकाला लोगों को और इंडस्ट्री में डाल दिया। अभी चाइना वाला एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि चाइना की गवर्नमेंट ने, जबकि सबसे गंदी गवर्नमेंट थी वो चाइना की, मैं पढ़ाऊंगा अभी एक चाइना के चैप्टर में। माओ शे उंग करके एक लीडर था चाइना का, जो सबसे गंदा लीडर माना जाता है। मतलब एक तरीके से वो था कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट। वो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाता था सब पे, कि जो मैं बोलता हूँ वही करो, जो मैं पहनता हूँ वही पहनो, इस तरह का आदमी था वो। उस तरह के आदमी ने भी चाइना को 20% का ग्रोथ रेट अचीव करवा दिया। क्या करा उसने? सारे फार्म को बंद किया, एग्रीकल्चर की या जितनी भी लैंड थी खाली पड़ी अपने कब्जे में ली सरकार के, उसमें इंडस्ट्रियाँ बनवा दी, और इंडस्ट्री बना बना के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए दे दी सबको, जाओ यहाँ ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, सब्सिडी भी दे दी। ग्रोथ करते गए करते गए। चाइना वर्ल्ड की ऐसी इकनॉमी है जिसने 20 सालों तक लगातार 10% से ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट अचीव किया है। 20 सालों तक लगातार 10% से ज़्यादा। मतलब आज अगर उनका जीडीपी 20,000 है तो अगले महीने हो जाएगा 24,000, अरे 22,000, अगले साल 22,000, फिर 22,000 का 20% 220, फिर वो ऐसे ऐड ऑन।
1-2 साल तक नहीं, पूरे। ये अचीवमेंट तो आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया, जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं। ये किसने करके दिखाया वर्ल्ड में? सिर्फ चाइना ने, क्योंकि उसने अपनी पॉपुलेशन को जल्दी जल्दी कहाँ डाइवर्ट कर दिया? इंडस्ट्री में। उसने पढ़ लिया कि अब यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, तो हमारी ग्रोथ क्या रह गई? अनबैलेंस। पॉपुलेशन अनबैलेंस का मतलब समझो तुम, ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। कम पॉपुलेशन यहाँ है, पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से अच्छा रिजल्ट आ सकता था अगर यहाँ पे ज़्यादा लेबर होती। इसे कहते हैं अनबैलेंस। क्या समझा पा रहा हूँ ये चीज़ में? इसे कहते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ थी प्राइमरी में, लेकिन यहाँ से कुछ अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे थे। कम पॉपुलेशन कहाँ थी? सेकेंडरी में और टर्शरी में, लेकिन पोटेंशियल यहाँ, शायद अगर हम यहाँ से लेबर को यहाँ शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे से कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते। लेकिन वो इंडस्ट्री को तो बनना ही नहीं देना चाहते थे ना, क्योंकि उन्होंने तो खुद खत्म करी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो बनना कैसे चाहेंगे? वो तो खत्म करने आए थे। तो अनबैलेंस ग्रोथ थी। और तीसरा, हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन बहुत थे। रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पे लोग समझ गए थे कि एग्रीकल्चर में दम नहीं है, तो वो छोड़ के इंडस्ट्री में आ रहे थे, और कुछ स्टेट उल्टा कर रहे थे। दिख रहा है एग्रीकल्चर में दम नहीं है, फिर भी और लेबर कहाँ जा रही थी? एग्रीकल्चर। जिस स्टेट ने ये समझ लिया कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना, इंडस्ट्री में जाना है, वो स्टेट आज भी प्रोस्पीरियस स्टेट है। केरला, इसमें नाम लिखा हुआ है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, आज भी ये रिच स्टेट है। महाराष्ट्र में मैं सिर्फ मुंबई ले लूँ ना, तो मुंबई से जितना इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है ना, शायद उतना इंडिया की मेजर 10 सिटीज़ को जोड़ लो उतना नहीं होता होगा। इसीलिए मुंबई इज़ नॉन एज आर फाइनेंशियल कैपिटल। कितना पैसा है मुंबई में, कितना गजब का कलेक्शन होता है, ठीक है। इतना इनकम टैक्स का कलेक्शन मुंबई से हो जाता है। इनकम टैक्स का बोल रहा हूँ, जीएसटी वीएसटी तो फिर आर पार की लड़ाई है, सिर्फ इनकम टैक्स बोल रहा हूँ। तो महाराष्ट्र रिच स्टेट है आज हमारा। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में लोगों ने परख लिया क्या कि भैया यहाँ दम नहीं है, तो वो रीजनल वेरिएशन कर गए। और कुछ स्टेट, राजस्थान इसमें नाम है, राजस्थान में हम लोग और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते गए। दिख रहा है हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम आए जा रहे हैं। देखो, रीजनल वेरिएशन इन इंडिया, इन सम पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मैंने आपको कहा था ना उस समय रियासतें चलती थी, तो जो मद्रास रियासत थी उसमें ये स्टेट आते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। आज हम इसको इस नाम से जानते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, और इन चारों को मिला दे तो उस समय ये कौन सी रियासत थी? मद्रास रियासत, ठीक है। इस जगह पे तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में और वेस्ट, ये तो मद्रास में ये 4 आ गए, एक महाराष्ट्र, एक वेस्ट बंगाल। अरे मरे, नेटवर्क इशू, क्या हो गया यार? हाँ देखो, तो मद्रास, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा था? डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ लोग एग्रीकल्चर में से कम हो रहे थे, अच्छी बात थी ये। दूसरी जगह उल्टा हो रहा था। अब यहाँ देखो, ऑन द अदर हैंड, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, देयर वाज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा आ रहे थे। पंजाब में आज भी तुम देखो ज़्यादातर लोग खेती में है, लेकिन पंजाब में खेती में है फिर भी रिच है। पंजाब में आपको रिच फार्मर्स भी मिलेंगे, सारे पुअर नहीं है। बहुत मेजर ऐसे फार्मर भी है जो BMW से उतरते हैं, ऐसे है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पंजाब में आपको रिच फार्मर भी मिलेंगे, पुअर भी मिलेंगे। राजस्थान में ज़्यादातर फार्मर्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है, सुसाइड का रेशो भी बहुत हाई है, महाराष्ट्र में भी बहुत हाई है। लेकिन महाराष्ट्र वगैरह ने क्या किया, जल्दी अपनी वर्क फोर्स को कहाँ डाइवर्सिफाई कर दिया? इंडस्ट्री में। आज महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड करते हैं, किसानों की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र में ही आपको इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी आपको कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। टैक्स का कलेक्शन भी महाराष्ट्र से ही होता है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको 3 बातें लिखनी है, एक तो प्रीडोमिनेंस ऑन एग्रीकल्चर, एक अनबैलेंस ग्रोथ, एक रीजनल वेरिएशन। मैं आपको 5 इंडिकेटर पढ़ा चुका। पहला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और आज पढ़ा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। मैंने आपको कहा था 6 इंडिकेटर्स पे हम बात करेंगे। कल छठा और आखिरी पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।